बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट अपना ABST पेपर सेकंड। ABST सेकंड का जो पेपर है बेटा वो अपना टैक्सेशन का पेपर है। टैक्सेशन के अंदर नॉर्मली आपके दो मेन टॉपिक आपके दे रखे हैं टैक्सेशन के अंदर, एक तो GST का दे रखा है और एक ऑडिटिंग का दे रखा है। इससे पहले अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसके अंदर अपन ने ऑडिटिंग का बड़ा स्टार्ट किया था। इसके अंदर ऑडिटिंग के अंदर आपको बेसिक जैसे उसके अंदर मीनिंग है, डेफिनेशंस है, उनके जो मेन फीचर्स है ना, इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशन है, ये अपन ने किया था। उसके बाद में एक क्लासिफिकेशन का भी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट के अलग अलग बड़ा टाइप्स अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया था इससे पहले की क्लासों में। अपन इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट किया था बेटा इंटरनल कंट्रोल, है ना। इससे पहले वाली क्लास में जैसे बताया था मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है बेटा कि जैसे छोटे बिजनेस होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, यानी जिसके अंदर मौद्रिक लेन देन है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बड़ा या तो बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, यानी पूरा जो ओनरशिप है या मैनेजमेंट है वो एक ही व्यक्ति के पास होता है। वही व्यक्ति उस बिजनेस को ऑपरेट करता है, चलाता है, और वो इसको मैनेज करता है, और वो इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो उसको बड़ा ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम अपने बिजनेस में लागू करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बिजनेस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम अप्लाई नहीं करना पड़ेगा जिसके कारण उसको कोई इंटरनल कंट्रोल करना पड़े। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरर और फ्रॉड है वो उसके अंदर बड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसने खुद ने ही उसमें इन्वेस्ट किया है, खुद ही ऑपरेट कर रहा है और खुद ही मैनेज कर रहा है। तो एरर और फ्रॉड होने की संभावना, पॉसिबिलिटीज है वो क्या होती है, बहुत ही माइनर होती है। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़ी संस्थाएं जिनके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रोजाना बड़ा काफ़ी लेन देन होते हैं ना मौद्रिक इसके अंदर, जिसके अंदर बड़ा परचेज, सेल्स, अपने केस के ट्रांजेक्शन्स मान सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बड़ा बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक एम्प्लॉयज़ का अपना एक डिपार्टमेंट है, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उस काम को वो करता है। अब उनको बड़ा कंट्रोल करने के लिए बिजनेस के अंदर इंटरनल कंट्रोल ज़रूरी हो जाता है। इंटरनल कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट अपने को करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर बड़ा अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए उस इंस्टीट्यूट या जिस कंपनी को अपने बनाया है, उसका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी है। क्योंकि बिना इंटरनल कंट्रोल के अपने प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर बड़ा अपने ऑडिटिंग के अंदर दो पार्ट दिए इसके अंदर कि अपन किसी भी संस्था को दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, दो प्रकार से उनके ट्रांजैक्शन है, उनके अंदर किसी प्रकार का एरर या फ्रॉड न हो, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को दो भागों में बांटा गया है। जिसके अंदर एक पार्ट तो इसका है अपना इंटरनल चेक, और सेकंड पार्ट इसके होगा अपना इंटरनल ऑडिट। इसके बारे में मैंने आपको पहले की क्लास में बड़ा बेसिक बताया था कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, यानी इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। अब सबसे पहले आते हैं बड़ा इसके अंदर इंटरनल चेक। इंटरनल चेक को बड़ा हिंदी में बोलते हैं आंतरिक निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण का मतलब होता है बेटा कि जैसे किसी भी संस्था के अंदर या किसी भी है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा जो काम है, जो वर्क है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज के बीच में इस प्रकार से किया जाता है कि जिसके अंदर उसका एक के द्वारा किया गया कार्य, एक के द्वारा जो काम किया गया है, जो अकाउंटिंग का वर्क किया गया है, उस वर्क को दूसरा एम्प्लॉय बड़ा इंडिपेंडेंटली चेक करता है, बिना किसी उसको डिस्टर्ब किए या बिना किसी उसको पता लगे। उसको बड़ा पता नहीं लगता है, यानी इस प्रकार से उसका एक टेक्निक बनाई जाती है, सिस्टम बनाया जाता है कि एक काम, एक का किया हुआ कार्य दूसरा एम्प्लॉय स्वतः ही है ना इंडिपेंडेंटली चेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है बेटा कि इसके अंदर जब एक काम को करने वाले व्यक्ति एक से ज़्यादा होते हैं
और आपस में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एक दूसरे ने लिखे हैं, है ना। और दोनों की बुक्स के अंदर वो ट्रांजेक्शन बड़ा आपस में मैच होते हैं, आपस में उनका मिलान हो जाता है, आपस में उनको अपन देख सकते हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार का डिफरेंस तो नहीं है। तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल चेक कहलाता है। इंटरनल चेक के अंदर बड़ा इम्प्लॉइज होते हैं, उनके अंदर जो एक व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे अपन ये मानते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति बड़ा जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड कर रहा है, तो परचेज को जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है उससे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी गुड्स आता है तो सबसे पहले बड़ा उसके गेट के ऊपर उसकी एंट्री की जाती है, यानी सबसे पहले उसका गेट एंट्री की जाती है जिसके अंदर उसका अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। तो पर्टिकुलर जिसने परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है उसके ट्रांजेक्शन को हम गेट एंट्री के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड कर सकते हैं कि गेट एंट्री के ऊपर कितने ट्रांजेक्शन है, कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट है। वो अमाउंट हम परचेज के ट्रांजेक्शन से अगर मैच करें तो वो दोनों मैच होने चाहिए, और दोनों जब मैच हो जाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा उसके जो ट्रांजेक्शन है वो अपने आप में सही है, उसके अंदर किसी प्रकार का एरर या किसी प्रकार का फ्रॉड है वो नहीं होता है। तो इंटरनल चेक के अंदर बड़ा अपनी एक डेफिनेशन भी है, उस डेफिनेशन के अंदर जो R.G. विलियम्स उन्होंने बताया है कि जो इंटरनल चेक है वो बड़ा क्या कर देता है, जो अपने फ्रॉड्स है, कपट है, उनको बड़ा इम्पॉसिबल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया कि यदि फ्रॉड या एरर होते हैं उनको बड़ा बहुत कठिन कर देता है ना, एक प्रकार से डिफिकल्ट बना देता है कि एक अपने को पूरे नेटवर्क को, है ना, प्रभावित किए बगैर अपन कोई भी एरर या फ्रॉड है वो नहीं कर सकते, कोई भी कपट नहीं कर सकते, कोई भी स्कैम या घोटाला नहीं कर सकते। उसके बाद में ये भी इसके अंदर बताया है कि यदि उन्होंने कोई एरर या फ्रॉड किया, उस एरर या फ्रॉड का बड़ा आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि एक ने ट्रांजेक्शन तो सही किया है और दूसरे ने गलत किया है, तो एक के गलत किए गए ट्रांजेक्शन का पता दूसरा अपने आप ही लगा लेगा, यानी दूसरे की जब उसकी चेकिंग होगी तो पता लग जाएगा कि दोनों की अमाउंट है वो मैच नहीं हो रही है। अपना जैसे बड़ा अकाउंटिंग का सिस्टम वो भी डबल एंट्री सिस्टम आप जानते हो, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के ऊपर इक्वल इफेक्ट डालता है। यदि आपने बड़ा कोई ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट और क्रेडिट में इक्वल अमाउंट नहीं लिखा तो आपका ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं होगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं एरर कर दिया, और एरर करने की वजह से अपने जो ट्रांजेक्शन है वो आपस में मैच नहीं हो रहे, आपस में उनका मिलान नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा अपन ये भी बता सकते हैं कि जो इंटरनल चेक है वो पूरी संस्था के अंदर इस प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य दूसरा व्यक्ति इजीली चेक कर सकता है, और जब दूसरा व्यक्ति उसको चेक करता है तो तीसरा व्यक्ति क्या करता है बेटा, उसको रिपीट चेक कर देता है। ये इसके अंदर अपने को बताना है। इसके अलावा भी अपन ये बता सकते हैं बेटा कि इंटरनल चेक के अंदर भी एरर या फ्रॉड हो सकते हैं। इंटरनल चेक में एरर या फ्रॉड तब तक नहीं होंगे जब तक सभी एम्प्लॉयज़ बड़ा मिलकर किसी भी, है ना, फ्रॉड को करने की योजना न बना ले, यानी पूरा नेटवर्क, पूरा तंत्र ही बड़ा उसके अंदर भ्रष्ट है ना, करप्टेड है, तभी वो एरर हो सकता है, तभी वो फ्रॉड हो सकता है, अदरवाइज बड़ा वो फ्रॉड उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर बड़ा इंटरनल आपके चेक में है। इंटरनल कंट्रोल है, उसके दो पार्ट आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक के अंदर आपको सिंपल सा इतना ही बताना है कि इंटरनल चेक बड़ा एक प्रकार की टेक्निक, इस प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर किए जाने वाले काम है या कार्य वर्क है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रत्येक एम्प्लॉइज़ को इस प्रकार से किया गया है कि एक एम्प्लॉय ने जो काम किए, वर्क किए, उस काम को दूसरा एम्प्लॉय ईजिली बड़ा चेक कर लेता है बिना कि उसको डिस्टर्ब किए, यानी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, उसके अंदर एरर और जो फ्रॉड है बड़ा वो मिनिमम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार से भय रहता है कि एक ने जो काम किया है वो, है ना, या मान लो उसने कोई फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड को कोई दूसरा एम्प्लॉय बड़ा आसानी से क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, यानी उसके सामने ला सकते हैं। इसके अंदर ये सब अपने को इसके अंदर बताना है। उसके अलावा बड़ा जैसे इंटरनल एम्प्लॉय के अंदर, इसके अंदर इंटरनल चेक के अंदर, इंटरनल चेक के अंदर बड़ा ये होता है कि जो वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बेटा, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। जब एम्प्लॉयज़ के बीच में जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो प्रत्येक एम्प्लॉय बड़ा अपने कार्य के लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उसको उसी कार्य को करना है।
और भी इसके बड़ा फायदे हैं कि जब उसके अंदर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो जो इम्प्लॉय जिस कार्य को करने के लिए बड़ा इंटरेस्ट रखता है या जिस कार्य को करने के लिए उसकी स्किल है या जिस कार्य को करने में उसकी एफिशिएंसी लेवल बड़ी है, तो वो उस कार्य को करेगा तो वो क्या होगा बेटा, बिना किसी एरर के या मिनिमम एरर के और मिनिमम टाइम के अंदर वो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि संस्था का जो कार्य बेटा वो है ना टाइमली कंप्लीट हो जाता है, एरर और फ्रॉड उसमें नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉई है उसी काम को करते करते एक टाइम के बाद में उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, उस कार्य में निपुण हो जाता है। ये सब बड़ा इसके अंदर बताने अपने को, ये बातें आपके इसमें दे रखी है इंटरनल कंट्रोल के। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक, इससे बड़ा अपन नॉर्मली ये पॉइंट ले सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो, जिसके अंदर बड़ा इसकी विशेषताओं के अंदर देखिए पहला पॉइंट है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अमंग एम्प्लॉइज। ये नॉर्मली आपका क्लियर बड़ा कि जिसके अंदर जो काम है वो कार्य है वो प्रत्येक एम्प्लॉइज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कार्य को करने वाला कोई एक एम्प्लॉय नहीं होता बल्कि जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय है वो सारे एम्प्लॉय मिलकर उस काम को कंप्लीट करते हैं। सेकंड इसके अंदर बड़ा नेसेसरी एंड फ्री चेकिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्क्स, यानी संस्था के अंदर कर्मचारियों ने एम्प्लॉयज ने जो वर्क किया है जो काम किया है बेटा उसकी फ्री एंड नेसेसरी चेकिंग होती है, यानी उस काम को आवश्यक रूप से चेक किया जाएगा। और फ्री का मतलब बेटा ये बताया था कि इंडिपेंडेंटली, फ्री का मतलब ये नहीं है कि जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, एम्प्लॉइज है उनको सैलरी मिलती है, लेकिन फ्री का मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वर्क, यानी जिन एम्प्लॉइज ने काम किया है जिसने जो वर्क किया है उस वर्क को दूसरे एम्प्लॉय चेक कर रहे हैं और दूसरे एम्प्लॉय को चौथा कर रहे हैं, चौथे को तीसरा कर रहे हैं। इस प्रकार से उसके प्रत्येक एम्प्लॉयज के काम की चेकिंग होती है वो इंडिपेंडेंटली। मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, एक ही काम है वो बार बार रिपीट होता है, एक वर्क को करने वाले एक एम्प्लॉय नहीं है बल्कि एक से ज्यादा एम्प्लॉय उस वर्क को कर रहे हैं। जब एक ही काम को करने के लिए दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉय बेटा उसमें लगे हुए हैं तो उसके अंदर एरर नहीं मिलेगा। अगर किसी ने एक ने एरर कर दिया तो वो दूसरा उसको तुरंत बता देगा कि आपने ये इसमें मिस्टेक किया, एरर किया, उसको वो रेक्टिफाइड कर देता, सुधार देता है इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अपन लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स मिनिमम हो जाता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब तक सभी एम्प्लॉयज मिलकर किसी फ्रॉड को करने के लिए बड़ा एग्री नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार के फ्रॉड को उसमें नहीं किया जा सकता, इसलिए जो फ्रॉड्स है वो मिनिमम हो जाते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, प्रत्येक एम्प्लॉयज के अंदर वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, काम का विभाजन हो जाता है। जब काम का विभाजन हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर सीधी सी बात है बेटा, जब उसको राइट दिए जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए तो उसकी जो लायबिलिटीज है वो पहले से उसके अंदर डिसाइड हो जाती है। और जब उसकी लायबिलिटीज डिसाइड हो जाती है तो पर्टिकुलर उस काम को करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उस काम के लिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए उसका उत्तरदायित्व फिक्स हो जाता है। यदि उस वर्क से रिलेटेड कोई एरर या फ्रॉड मिलते हैं तो उसके लिए उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। ये बड़ा इसके अंदर अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसके 5 पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद इसकी बड़ा नीड्स है ना, इसकी लिमिटेशन या नीड्स बोल सकते हो, या इसके एडवांटेज है या लिमिटेशन है, वो अपन इसके अंदर नेक्स्ट इसमें करेंगे।